अब तक हम 80 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 81 नंबर के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 81 नंबर के क्वेश्चन में सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में बताया गया है और इसमें वो 3 तरीके बताए गए हैं जिनकी वजह से इंडियन सिटीजनशिप चली जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि बाय रिनंसिएशन भी सिटीजनशिप को त्यागा जा सकता है। तो इसमें रिनंसिएशन सिटीजन खुद करेगा, जो फुल एज एंड कैपेसिटी के अंदर होगा वो रजिस्ट्रेशन करवा के और सिटीजनशिप को त्याग देगा। दूसरा होता है बाय टर्मिनेशन। तो इसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, वॉलंटरली यदि कोई है इंसान जो इंडियन सिटीजन है दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। और थर्ड नंबर में बताया गया है डेप्रीवेशन के थ्रू। तो डेप्रीवेशन में कंपलसरी टर्मिनेशन किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन सिटीजनशिप का। वो कौन कौन से ग्राउंड्स है जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है तो वो बताए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि यदि फ्रॉड से सिटीजनशिप ली गई हो इंडिया की तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर सिटीजन की। यदि सिटीजन ने डिसलॉयल्टी शो की हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, या फिर उन्होंने एनिमी से वॉर के टाइम पे अनलॉफुली ट्रेड किया हो, या फिर उन्होंने 5 साल के अंदर विद इन रजिस्ट्रेशन के 5 साल के अंदर और नेचुरलाइजेशन के 5 साल के अंदर उनको किसी कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर 2 साल तक सजा हो गई हो, ठीक है। या फिर क्या हुआ हो कि वो लगातार 7 साल तक बाहर रहे हो इंडिया के, ठीक है। तो इन सिचुएशंस के अंदर कंपलसरी टर्मिनेशन किया जा सकता है जिसे डेप्रीवेशन के थ्रू सिटीजनशिप को हटाना बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बताया गया कि 3 तरीके हैं जिनसे सिटीजनशिप को हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। सिटीजनशिप खो जाती है एक इंसान की, इंडियन सिटीजन वो नहीं रहता है। अब देखते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन को। सिख की जो तख्त है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। तो दिल्ली असेंबली ने अमेंडमेंट बिल पास किया है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट 1971, जिसमें तख्त दमदमा साहिब को 5वां तख्त बताया गया है सिक्स का। अब 5 तख्त हो चुके हैं सिखों के। पर्शियन तख्त जो होता है उसका मतलब होता है थ्रोन, और यहाँ पे क्या होता है हुकुमनामाज यहाँ से दिए जाते हैं टाइम टू टाइम सिख कम्युनिटी के रिगार्डिंग। एट प्रेजेंट 5 अब तख्त हैं ही। ये कहाँ कहाँ पे हैं, एक तो अकाल साहिब है, अकाल तख्त है अमृतसर के अंदर, ठीक है। एक है केशगढ़ साहिब, ये आनंदपुर साहिब में है, और तख्त दमदमा साहिब तलवंडी में है, तलवंडी साबो में। एंड अदर टू जो तख्त है, एक पटना में बिहार में है और एक तख्त है हजूर साहिब, ये है नंदेड़ महाराष्ट्र के अंदर। अकाल तख्त जो है इसका मतलब होता है थ्रोन ऑफ टाइमलेस वन, सबसे ओल्ड तख्त है ये और इस कंसिडर सुप्रीम अमंग 5 किया जाता है। और इसको 1606 में गुरु हरगोविंद सिंह जी ने एस्टेब्लिश किया था, सेटअप किया था। अकाल तख्त जो है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रेज करके बनाया गया इन फ्रंट ऑफ द कोजवे लीडिंग टू सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ हरमंदिर साहिब। हरमंदिर साहिब जो गोल्डन टेम्पल है उसके सामने इसको रेज करके इस तरह से बनाया गया है ना, एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे, काइंड ऑफ रिच प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड सिंबलाइज करता है ये कमिंग टुगेदर है टेम्पोरल अथॉरिटी एंड पॉलिटिकल सोवेनिटी ऑफ सिख कम्युनिटी, मिरी बोलते हैं जिसे, काइंड ऑफ विद स्पिरिचुअल अथॉरिटी पिरी। तो स्पिरिचुअल अथॉरिटी पिरी हो गई और सिख कम्युनिटी की जो सॉवरेन जो उनकी टेम्पोरल अथॉरिटी एंड पॉलिटिकल सोवेनिटी ऑफ सिख कम्युनिटी मिरी एंड पिरी की यहाँ पे बातें हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है मिरी एंड पिरी। इट इज सीन एज, तो आपको समझ आ गया अब तक तख्त के बारे में, है ना। एंड मिरी एंड पिरी जो कि जो वर्ड्स है उनका भी आपको पता चल गया है। अब देखते हैं It is seen as first maker of Sikh nationalism. Akal Takht is a 5-story building today. First story houses Guru Granth Sahib. पहली स्टोरी में गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है। अदर 4 तख्त, और इसके अलावा जो 4 तख्त हैं लिंकेड टू द गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह से लिंक है जो कि 10वें गुरु थे। अब तख्त का रोल क्या होता है इसको यदि हम देखें तो तख्त नॉन टू इशू हुक्मनामाज, है ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम इन इशू दैट कंसर्न कम्युनिटी। अकाल तख्त इज सुप्रीम because it is oldest and created by Sikh Guru himself. It is from Akal Takht that Sikhs found to be violating Sikh doctrine and code of conduct are awarded religious punishments. तो ये सब चीजें यहाँ पे बता दी गई है। अब देखते हैं who appoints जाथेदार ऑफ तख्त। जाथेदार ऑफ तख्त कौन अपॉइंट करता है? 3 तख्त इन पंजाब आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय SGPC which appoints the जाथेदार for these 2 takhts outside Punjab have their own trust and boards. There is a no fixed tenure. तो ये सब चीजें थी तख्त के रिगार्डिंग हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं हम, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में 83 नंबर के क्वेश्चन में बात की गई है। तो इसमें बताया गया नंबर ऑफ प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ 2 हाउसेज आउटसाइड स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। तो ये स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 के बाहर होता है जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ ये पूरा जो अमेंडमेंट होता है वो। तो एंड दीज इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है इस टाइप के अमेंडमेंट्स के अंदर, लाइक अबोलिशन क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट
एंड सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन इटीसी, ये सभी चीजें सिंपल मेजोरिटी के साथ होने पे आती है, जो कि आर्टिकल 368 के अंदर नहीं मानी जाती है अमेंडमेंट। अब देखते हैं, मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि होती है मेजोरिटी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजोरिटी आप यहाँ पे देखोगे, दैट इज मोर देन द 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ये अलग अलग टाइप की स्पेशल मेजोरिटीज हो सकती हैं, ठीक है। हाउस इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर दे आर वैकेंसीज और एब्सेंटीज वगैरह वगैरह, सारी बातें बताई गई है, तो ये काम की नहीं है हमारे लिए, मतलब काम की है, लेकिन अब बाद में इसको फर्दर हम देख लेंगे आगे जाके किसी और क्वेश्चन के अंदर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। अटॉर्नी जनरल के बारे में वैसे हमने पहले भी देखा है, तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के, अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और वो एक इंसान होने चाहिए, अटॉर्नी जनरल को एक इंसान होना चाहिए हु इज क्वालिफाइड टू, मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल की, है ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होने की क्वालिफिकेशन रखते हो। इनके जो रिम्यूनरेशन है अटॉर्नी जनरल के, नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको कोई फिक्स नहीं किया है, ही रिसीव्स सच रिम्यूनरेशन एज प्रेसिडेंट में डिटरमाइंड, and he has right to speak and take part in the proceedings of the both houses of the parliament or their joint sittings, any committee of parliament of which he may be named as member, but without a right to vote, ये important है, without a right to vote। अब क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे दिया गया है। तो आर्टिकल 19 क्लोज 2 प्रोवाइड दैट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, आर्टिकल 19 के क्लोज 2 के अंदर बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है फॉलोइंग कंडीशंस के अंदर आपके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बातें दी जाती है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात आ जाती है, फ्रेंडली रिलेशंस की बात आ जाती है विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरलिटी, और इन रिलेशन टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इन सभी सिचुएशंस के अंदर कर्टेल किया जा सकता है, रोका किया जा सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, काइंड ऑफ, है ना। लीकिंग क्लासिफाइड मटेरियल बाय इंटेलिजेंस ऑफिसर, है ना, कैन कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी ऑफ स्टेट वगैरह। आगे बताया गया है गिविंग स्पीच टू टेक अप आर्म्स, पब्लिक ऑर्डर यदि खराब होता है तो इसको भी रोका जाएगा। स्पीच विच कैन हैम्पर स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन लोकसभा, इट डज नॉट फॉल अंडर एनी क्राइटेरिया। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बोला गया होगा कि स्पीच विच कैन हैम्पर स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन लोकसभा, तो ये कहीं कोई क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रहा है जिसके बिहाफ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है, ये बताया गया फाइनली, है ना। तो ये कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, विलेज पंचायत की बात की गई है। गांधी जी जो थे हैड ऑलवेज एडवोकेटेड सेल्फ गवर्नेंस मॉडल थ्रू विलेज पंचायत। हाँ, तो गांधी जी के रिगार्डिंग कहीं क्वेश्चन होगा तो उसमें बताया गया है कि गांधी जी ने हमेशा एडवोकेट किया था सेल्फ गवर्नेंस मॉडल को थ्रू विलेज पंचायत। अब आर्टिकल 22 के रिगार्डिंग कुछ बात की गई है क्वेश्चन नंबर 87 में, उसको देख लेते हैं। तो आर्टिकल 22 ग्रांट द प्रोटेक्शन ऑफ द पर्संस हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेंशन से क्या बताया गया है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव दोनों टाइप का डिटेंशन होता है। प्यूनिटिव जो डिटेंशन होता है इज टू पनिश ए पर्सन फॉर ए ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन ए कोर्ट। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन बाय ए कोर्ट। इट्स पर्पस इज नॉट टू पनिश ए पर्सन फॉर ए पास्ट ऑफेंस बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन नियर फ्यूचर। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में। आर्टिकल जो 22 है उसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो डील करता है वो केस ऑर्डिनरी केसेस के साथ डील करता है, जो सेकंड पार्ट होता है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस के साथ डील करता है। सेकंड पार्ट जो आर्टिकल 22 का है वो ग्रांट करता है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एज वेल एज एलियंस एंड, तो ये ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आ गई है। क्या बताया गया है कि आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन to persons who are arrested or detained under preventive detention law. This protection is available to both citizens as well as aliens and includes following: detention of a person cannot exceed 3 months unless an advisory board reports sufficient cause for extended detention. ठीक है, जब तक कोई एडवाइजरी बोर्ड सफिशिएंट कॉज ना बता दे एक्सटेंड करने के डिटेंशन को, तब तक उनको 3 महीने से ज्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता है। आगे बताया गया है बोर्ड इज कंसिस्ट ऑफ जज ऑफ ए हाई कोर्ट, और जज ऑफ हाई कोर्ट इसमें होते हैं, कंसिस्ट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो यहां पे बताया गया है ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू डिटेन्यू, हाउएवर फैक्ट्स कंसीडर्ड टू बी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है, तो ये सारी बात है। डिटेन्यू शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर। ए पर्सन हैज राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस मजिस्ट्रेट ऑथराइज फर्दर डिटेंशन ओनली इफ ही इज अरेस्टेड अंडर द ऑर्डिनरी लॉ। ये ऑर्डिनरी लॉ के अंदर है।
ये है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर बात नहीं है कि भाई 24 आवर्स के बाद उसको छोड़ना पड़ेगा। ए पर्सन हैज राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस मजिस्ट्रेट ऑथराइज फॉर द डिटेंशन, लेकिन दिस इज फॉर ऑर्डिनरी लॉज, है ना, ये ऑर्डिनरी लॉ के केसेस में हो रहा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में अलग सिचुएशन रहती है जो मैंने बता दिया है आपको। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, तो हमने देख लिया इस चीज को। अब देखते हैं हम प्रेसिडेंट्स रूल के रिगार्डिंग, है ना। तो प्रेसिडेंट्स रूल मे बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय ए प्रोक्लेमेशन, तो इस प्रोक्लेमेशन के थ्रू इनको हटाया जा सकता है। इट डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, तो इंपॉर्टेंट बात है। 44 अमेंडमेंट 1978 it provided that beyond 1 year president's rule can be extended by 6 months at a time only when two conditions are fulfilled। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से देखिए। 1977 में एक अमेंडमेंट लाया गया, उसके बाद बताया गया 1 साल से फर्दर यदि आपको प्रेसिडेंशियल रूल को एक्सटेंड करना है तो 6-6 महीने के लिए हो सकता है, लेकिन ये 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए उसके लिए। जो प्रोक्लेमेशन है ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन होल ऑफ इंडिया और इन होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। एंड सेकंड है इलेक्शन कमीशन मस्ट certify that general elections to legislative assembly of concerned state cannot be held on account of difficulties। तो ये जब 2 चीजें फुलफिल होंगी, टाइम ओनली व्हेन 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, तो यहाँ पे फिर इसको क्या किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। अब देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बारे में, पहले भी हमने देखा है, दोबारा देख लेते हैं। दिस एक्ट बाय दिस एक्ट असेंबली वाज मेड ए फुली सॉवरेन बॉडी, तो फुली सॉवरेन बॉडी असेंबली को 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू बनाया गया है, ध्यान रखना है आपको। विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। एक्ट empowered assembly to abrogate or alter any law made by British Parliament in relation to what? India। ओके, आगे बताया गया है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हु हैड stayed away from constituent assembly gradually joined in। ठीक है, तो जो पहले स्टार्टिंग में प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे जो दूर रहे थे, बाद में धीरे धीरे उन्होंने ज्वाइन कर लिया था असेंबली को। अब देखते हैं हम थोड़ा क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो है उनको देखते हैं थोड़ा। तो प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स हैं, इट डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट्स। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स भी 2 पार्ट में डिवाइड किए गए थे, ठीक है, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, व्हाइल रिजर्व लिस्ट sorry was to be administered by a governor and his executive council। This was termed a dual system of governance और डायरकी। तो इसे डायरकी या डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बोला गया इस टाइप के सिस्टम को, कि भाई साहब जो है ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट रहेंगे, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट रहेंगे उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा गवर्नर के द्वारा मिनिस्टर्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स। वहीं पे जो आपकी रिजर्व से लिस्ट रहेगी वो एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेड बाय ए गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इस तरह से इस पूरी व्यवस्था को डायरकी बोला गया। इट रिप्लेस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल विद बाइकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाउसेज। Elections to both were by direct elections. It separated for its time, providing provincial budget from central budget to authorize special वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बातें बताई गई हैं। अच्छा, 1909 के एक्ट के बारे में काफी चीजें बताई जा रही हैं यहाँ पे, शायद देख लेना इसको थोड़ा सा, है ना। ओके, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा और इसको। एंड सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन एक्ट ऑफ 1909। अब ये ऊपर में बताया गया है, जस्ट ए मिनट। ओके, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स और इन सब चीजों की बात कर दी गई, फिर बाद में बताया गया है बाइकैमरल सिस्टम वगैरह आ गया है एंड काइंड ऑफ ये सब चीजें हैं। अब देख लेना किस साइड के रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन नीचे तो बिल्कुल इस पर तरीके से बताया गया है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स के लिए स्टार्ट किया गया था वो 1909 में स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखना आपको, है ना, 1909 के एक्ट के थ्रू। दिस प्रोविजन वाज एक्सटेंडेड टू 6 इंडियन क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस इन 1919। 1919 में बढ़ा दिया गया, तो मे बी पॉसिबली 1919 के बारे में बता रखा हो, फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेना इसको, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। क्या है ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी? करंट अफेयर्स में था इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टैच्यू इज ए सिटिंग पोजीशन ऑफ, सिटिंग पोजीशन इज मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ है ये? पंचलोहा, पंचलोहा, पंचलोहा का बना है, मीनिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेटल्स, ठीक है, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रास एंड जिंक। इनर सैंक्टम डेटी ऑफ 3 रामानुजाचार्य is built of 120 kg of gold. This commemorates 120 years saint spent on earth। ठीक है, ठीक है, ओके। He was also called the इलाया पेरुमल, ओके, ओके, इलाया पेरुमल भी इनको बोला जाता था। Means radiant one, were influential to Bhakti movement। He is famous as chief proponent of the विशिष्ट द्वैत सब स्कूल, विशिष्ट द्वैत सब स्कूल
का उन्होंने क्या किया था, प्रोपाउंड किया था, उसको आगे लेके गए थे, प्रोपोनेंट थे वेदांता के अंदर, ठीक है, ऑफ वेदांता। एंड ही रोट इन्फ्लुएंस, ये स्कूल का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ही रोट, जस्ट फिर बताया गया, ही रोट इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट सच एज द भाष्य और ब्रह्म सूत्राज एंड भगवत गीता ऑल इन संस्कृत। ध्यान रखना है आपको इनका नाम स्पेसिफिकली, और इनको क्या भी बोला जाता है वो भी आपको इलाया पेरुमल बोला जाता है, और जो आपके श्री रामानुजाचार्य हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ध्यान रखना है ना। एंड व्हाट इज विशिष्ट अद्वैत्व, विशिष्ट अद्वैत्व है क्या, ठीक है। तो इसमें बताया गया है, इट इज ए नॉन ड्यूलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांता फिलोसॉफी, इट इज नॉन ड्यूलिज्म ऑफ विशिष्ट अद्वैत, मतलब नॉन ड्यूलिज्म, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक, तो ये नॉन ड्यूलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांता फिलोसॉफी है, इट इज ए, तो यहाँ पे बताया भी गया है ना, विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत जो स्कूल है, सब स्कूल ऑफ जो वेदांता है उसको इन्होंने ओपोनेंट है ये रामानुजा, ये जो हमारे रामानुजाचार्य जो हैं वो इसके प्रोपोनेंट हैं, आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिकली, है ना। और आप बताया गया विशिष्ट अद्वैत के बारे में कि इट इज ए नॉन ड्यूलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांता फिलोसॉफी, इट इज नॉन ड्यूलिज्म ऑफ क्वालिफाइड होल, इन इस वजह से इसको विशिष्ट अद्वैत बोला है, इन विच ब्राह्मण अलोन एग्जिस्ट बट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीप्लिसिटी, ओके। इट कैन बी डिस्क्राइब एज क्वालिफाइड मोनिज्म और क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म और एट्रीब्यूटिव मोनिज्म, तो इसको इस तरह से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। इट इज ए स्कूल ऑफ वेदांता फिलोसॉफी दैट बिलीव्स इन ऑल डाइवर्सिटी सबस्यूमिंग टू एन अंडरलाइंग यूनिटी, तो दिस इज ऑल अबाउट रामानुजाचार्य, और इनके बारे में सब कुछ बता दिया है। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, सॉरी नॉट यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ना, ये यहाँ पे है, इसके बारे में हमने देख लिया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, ड्यूल जो सिटीजनशिप है उसके बारे में, ड्यूल सिटीजनशिप के रिगार्डिंग क्या बोला गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन विसाज ए ड्यूल पॉलिटी सेंट्रल एंड स्टेट्स, इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली ए सिंगल सिटीजनशिप, हालांकि यहाँ पर ड्यूल पॉलिटी है, क्वासी फेडरल है, बट हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप की बात है। सिटीजन इन इंडिया ओ एलिजियंस ओनली टू यूनियन, यूनियन के लिए उनका एलिजियंस होता है केवल, देयर इज ए नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप, अदर फेडरल स्टेट्स लाइक यूएसए स्विट्जरलैंड अडॉप्टेड सिस्टम विद डबल सिटीजनशिप, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसी कोई सिटीजनशिप का प्रोविजन नहीं है। इन इंडिया बोथ ए सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज्ड आर एलिजिबल फॉर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, व्हाइल, दोबारा सुनना आपको, नेचुरलाइज्ड सिटीजन हो चाहे बाय बर्थ सिटीजन हो, दोनों ही प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए हमारे यहाँ पे एलिजिबल है, बट व्हाइल इन यूएसए ओनली सिटीजन बाय बर्थ नॉट ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन इज एलिजिबल फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि पहले भी बता दिया गया है यहाँ पे, तो ठीक है, मतलब पहले भी क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया। तो क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है उनको देखते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन डज नॉट एक्सटेंडेड टू, मतलब अपने खिलाफ गवाही नहीं, सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो है, उसका जो प्रोटेक्शन हमको मिलता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का, वो प्रोटेक्शन जो है वो हमें नहीं मिलेगा और नहीं एक्सटेंडेड है, वो कहां कहां पे, कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड कंपल्जन टू गिव थंब इंप्रेशन सिग्नेचर ब्लड स्पेसिमेंस एंड कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी, तो इनके अंदर वो हमें नहीं मिला है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के विरुद्ध प्रोटेक्शन, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं मिला है, हमें ध्यान रखना है। Protection against double jeopardy is available only in proceedings before a court of law or a judicial tribunal. In other words, it is not available in proceedings before departmental or administrative authorities as they are not of judicial nature. बता ना, डबल जियोपार्डी मतलब एक सजा, एक काम के, एक ही क्राइम के लिए, एक ही चीज के लिए दो सजाएं नहीं मिल सकती है, वो डबल जियोपार्डी है। लेकिन इसमें बताया गया है कि भाई ये कोर्ट्स ऑफ लॉ एंड जुडिशियल जो ट्रिब्यूनल्स है उनके अंदर तो है, बट ऐसा नहीं है कि ये डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग्स है वहां भी ये प्रभावी होगा, काइंड ऑफ, है ना, ये सब चीजें बताई गई हैं। तो आपको पता है आर्टिकल 20 के अंदर 3 चीजें बताई गई है, एक तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के विरुद्ध है, एक डबल जियोपार्डी नहीं होगा, और एक और है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखो, मींस दैट पावर गिवन टू गवर्नमेंट आर नॉट अनलिमिटेड बट दे आर लिमिटेड, इसका मतलब ये है। फंडामेंटल मींस दैट पावर गिवन टू गवर्नमेंट आर नॉट अनलिमिटेड बट दे आर लिमिटेड। Fundamental right act as limitation on government powers, like state must respect citizens' right to express speech and liberty. If government did not respect these rights, then aggrieved citizen can approach judiciary for their enforcement. In this context, they can act as
constraints, but DPSP cannot act as constraints on government as they are not enforceable, है ना। तो डीपीएसपी नहीं हो सकते हैं चीजों को, एनफोर्सेबल तो है नहीं। दे आर फंडामेंटल टू गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्ट ऑफ सिटीजंस नॉट ऑन गवर्नमेंट एंड दे डू नॉट लिमिट वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो लिमिट ऑफ कौन कर रहा है कि फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, उसमें नेशनल जो इमरजेंसी है उसके बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 358 एंड 359 इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 358 क्या बोलता है? डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19, व्हाइल आर्टिकल 359 डील्स विद सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट दोज गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। काफी इंपॉर्टेंट लाइंस है 358 एंड 359 के रिगार्डिंग, आपको अच्छे से इनको ध्यान में रखना है। अब आर्टिकल 358 को थोड़ा और जानते हैं। When a proclamation of national emergency is made, 6 fundamental rights are automatically suspended. 6 fundamental rights automatically suspend हो जाते हैं। No separate order for their suspension is required. ये आर्टिकल 358 के अंदर लिखा गया है। और आगे देख लो, आर्टिकल 358 deals with the suspension of the fundamental right guaranteed by article 19, while article 359 deals with the suspension of the other fundamental rights except those guaranteed by the article 20 and 21. अब 44 amendment 1978 के थ्रू क्या हुआ है? रेस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 358 इन 2 वेज, 2 वेज में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया आर्टिकल 358 का स्कोप। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। तो इस कंडीशन के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जा सकती है, सॉरी, ऐसी कंडीशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। दूसरा आगे बताया गया है, ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड टू इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड, नॉट अदर लॉज। ऑल्सो एग्जीक्यूटिव एक्शंस टेकन ओनली अंडर सच ए लॉ इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो ये बातें बताई गई है, तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है थोड़ा। आर्टिकल 359 ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखो इंपॉर्टेंट बात है, आर्टिकल 359 ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को टू सस्पेंड राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट of fundamental right during emergency under article 359. fundamental rights such as are not suspended, fundamental rights को suspend नहीं किया जाता है, but only their enforcement जो होता है वो रुक जाता है। 44 amendment 1978 के थ्रू रेस्ट्रिक्ट किया गया स्कोप ऑफ आर्टिकल 359 भी इन 2 ways, 2 तरीके से। प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड राइट टू मूव कोर्ट्स फ्रॉम एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20 एंड 21, मतलब यहाँ पे तो जा सकते हैं लोग। राइट टू प्रोटेक्शन विद रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस आर्टिकल 20 and right to life personal liberty article 21 remains enforceable even in emergency। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इनको तभी भी एनफोर्स किया जा सकता है, एनफोर्सेबल ये रहेंगे। दो जो आर्टिकल है, only those laws which are related to emergency are protected from being challenged and not other laws executive action taken only under such a law is protected। सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे, सभी एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 को, जिसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात की गई है। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में बताया गया है। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने कोई बात नहीं की है, डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, पहले ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। लेटर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953-55 में बना, मेड ए रिकमेंडेशन इन दिस रिगार्ड। अकॉर्डिंग टू 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 इंसर्टेड न्यू लॉ, न्यू आर्टिकल। तो 7th अमेंडमेंट 1956 के थ्रू एक नया आर्टिकल इंक्लूड किया गया जिसे आर्टिकल 350 बी बोलते हैं। इन पार्ट, विच पार्ट इज दिस? 17। ठीक है, तो ये 17th पार्ट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया 350 बी को। दिस आर्टिकल कंटेन्स फॉलोइंग प्रोविजंस। ठीक है, बाद में 350 बी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए लिंग्विस्टिक स्पेशल ऑफिसर की जो बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है 350 बी के अंदर? This article contains following provisions. There should be a special officer for linguistic minorities. He is to be appointed by President of India. ठीक है, it would be duty of a special officer to investigate all matters only related to safeguard provided for linguistic minorities under Constitution. He would report to President upon those matters at such intervals as President may direct. President should place all such रिपोर्ट्स बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सेंड टू गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। तो ये सब चीजें हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। इसको देखते हैं। गवर्नमेंट हैज मेड मेनी पॉलिसीज एंड लॉ टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। आर्टिकल 41 टॉक्स अबाउट द सिक्योरिंग राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, एजुकेशनल एंड पब्लिक असिस्टेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट,
ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। ठीक है, आगे बताया गया आर्टिकल 50 कॉल्स फॉर द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। सीआरपीसी 1973 सेपरेटेड जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज of state. Thus, judicial powers vested with district authorities like collectors, तहसीलदार इटीसी वर टेकन अवे। तो ये कब हुआ है? 1973 के सीआरपीसी ने किया है ये सब कुछ, है ना। तो उनके जो कलेक्टर और तहसीलदार के जो जुडिशियल पावर थे, जुडिशियल पावर वेस्टेड विद द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी लाइक कलेक्टर्स एंड तहसीलदार इटीसी वर टेकन अवे। तो अंडर आर्टिकल 48 DPSP's call for modernization of agriculture and animal husbandry. Article 41 calls for providing right to work, while Article 43 calls for provision of living wages to all workers. तो ये सब कुछ हमें बताया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 को, स्पेशलाइज्ड विंग्स ऑफ नीति आयोग। स्पेशलाइज्ड विंग्स ऑफ नीति आयोग के बारे में देखते हैं। रिसर्च विंग, तो नीति आयोग की कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं उनको देखते हैं। इसमें एक रिसर्च विंग है, ये डेडिकेटेड है थिंक टैंक ऑफ टॉप नॉच, है ना, डेडिकेटेड थिंक टैंक ऑफ टॉप नॉच। इसमें क्या है? रिसर्च विंग के अंदर डेडिकेटेड थिंक टैंक है ये टॉप नॉच डोमेन एक्सपर्ट्स का एंड स्कॉलर्स का। ओके, एक है कंसल्टेंसी विंग, इट प्रोवाइड्स ए मार्केट प्लेस ऑफ वेटेड पैनल्स ऑफ expertise and funding for central and state government to tap into matching their requirement solution provide public private and kind of सब बातें यहाँ पे बताई गई है। by playing matchmaker instead of providing entire service itself, नीति आयोग is able to focus its resources on priority matters, providing guidance and overall quality check to rest। टीम इंडिया विंग और एक ये क्या है? इट comprises of representative from every state and ministry, serves as permanent platform for national collaboration each representative। अब क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं हम, है ना। तो ये टीम इंडिया विंग वगैरह ये नाम आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है किसके अंदर है, तो ये नीति आयोग का पार्ट है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 जो कि इस पेपर का, इस टेस्ट का, टेस्ट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 में बताया गया इक्वलिटीज के बारे में बताया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सर्टेन राइट्स इन फॉर्म ऑफ इक्वलिटीज, इक्वल ट्रीटमेंट टू इट्स सिटीजन्स incorporate as fundamental rights. These include the equality of status. All citizens have same status in civil rights, freedom of speech, property rights, etc. Article 17 जो है abolishes करता है untouchability को, और Article 18 prohibits करता है awarding of titles को। Equality of opportunity, अब हम देखते हैं equality, जब हम देख रहे हैं तो opportunity की equality किस तरह से दी गई है? Similar treatment of all people unhindered by the prejudices or preferences except when particular distinctions can be explicitly justified. Constitution aims to achieve this by providing reservation in educational institutes and public employment, Article 15 and 16, to disadvantaged section of society। अब देखते हैं equality before law। तो यहाँ पे बताया गया है every citizen is equal in eyes of law, Article 14 gives equality before law and equal protection of laws। Equality of outcomes, people have same material wealth and income or in which general economic conditions of their lives are alike। Constitution does not provide for equality of outcomes। तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स के बारे में नहीं बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ने, स्पेसिफिकली आपको ये ध्यान रखना है इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स के बारे में बताया गया है। पीपल हैव सेम मटेरियल वेल्थ एंड इनकम और इन विच जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ देयर लाइफ आर अलाइक। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स। तो इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स जैसा कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो इस तरह से हमने विजन आईएएस जो है उनकी टेस्ट सीरीज में, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का फर्स्ट जो टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब टेस्ट नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे, उसको हम कुछ डिफरेंट वे में करेंगे। अब तक हम केवल समरी पढ़ रहे हैं, अब हम क्वेश्चन एंड आंसर दोनों को लेके चलेंगे। क्वेश्चंस पढ़ा जाएगा, उसका आंसर अटेम्प्ट कर आप भी लोग कर सकते हो, एंड देन उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा आपको। तो थोड़ा और ज्यादा हम कॉम्प्रिहेंसिवली अब आगे से इसको करेंगे। धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।